ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। एफआईएस के संकेत जो है वो भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन तो साइड में चल ही रही है, बट दूसरी तरफ एशियाई बाजारों से और अमेरिकी बाजारों से भी जो संकेत है वो भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, गुरुवार में जो अच्छी खासी तेज़ी आई थी वो आज भी कंटिन्यू रहेगी या फिर थोड़ा कॉशियस हो जाए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, 2 हफ्ते हो चुके हैं लगातार तेजी के और काफी अच्छी रिकवरी इंडेक्स में दिखाई है फ्रॉम द बॉटम। अभी देखिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट से इंडिकेशंस रहते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक कोई मेजर इवेंट है नहीं हमारे यहाँ पे। ऑफ लेट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने शेयर की है कि एफआई का पॉजिटिव होना, वो काफी इम्पोर्टेंट है। क्या ये कंटिन्यू रहेगा, दैट इज क्रिटिकल। बट अदरवाइज अभी तक जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से पार्टिसिपेशन हो रहा है अक्रॉस सेक्टर्स, ब्रॉडर मार्केट्स, वो एनकरेजिंग है। और जब तक देखिए आप 16,800 अगर मैं पोजिशनली बात करूं पूरे वीक के लिए, तब तक आप उसके ऊपर है, तब तक आप पॉजिटिव साइड के इंडिकेशन देखेंगे। मार्केट में डिप पे आप बाइंग आते हुए देखेंगे। अगर इंट्राडे की बात करें तो 17,500 से लेकर 17,700 का जोन वो रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा। और इंट्राडे में अगर कोई डिप आता है 17,000 17,150 के पास, तो वहां पे आपको बाइंग आते हुए दिखेगी। बैंकिंग इंडेक्स पूजा मेरे हिसाब से फोकस में रहना चाहिए। 37,000 के ऊपर अगर आप बैंकिंग इंडेक्स को चलते हुए देखेंगे तो वहां पे आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में और सेलेक्ट एनबीएफसीज में। तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। 37,000 के लेवल के ऊपर 37,400 तक के लेवल्स आपको बैंकिंग इंडेक्स में इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक केस अगर डिप आता है तो 35,700 से लेकर 36,000 का जोन वो काफी स्ट्रांग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ड्यूरिंग द डे। बिल्कुल, तो एक दायरे में रह सकता है बाजार, इस पर आप प्ले कर सकते हैं। और निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो 17,000 का है और बैंक निफ्टी के लिए 35,700 का ये एक अहम सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और इस बीच आप ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होगी आपकी तरफ से? पूजा देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप चल रहे हैं तो अक्रॉस द बोर्ड आपको बहुत अच्छे सेटअप देखने को मिलेंगे। उनमें जो फार्मा स्पेस में से जो पसंदीदा नाम है वो है सन फार्मा का। स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है सिंस मार्च 2020 लोज। इनफैक्ट जो अप ट्रेंड है, बावजूद इसके कि मार्केट में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रही है, इसने मेंटेन किया है उस चीज को। और 1 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट लास्ट ट्रेडिंग सेशन बेस में देखने को मिला है। तो उम्मीद यही है कि ये एक पॉजिटिव मूव को कंटिन्यू करेगा और रिकॉर्ड हाइज के पास और अपने नजदीक जाएगा। तो 955 तक के टारगेट्स के लिए 890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और सन फार्मा को आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक मेरा मेटल स्पेस में से होगा जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे भी आपने काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखा है और उम्मीद है कि नियर टर्म में 725 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 665 के स्टॉप लॉस के साथ जेएसडब्ल्यू स्टील को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ऑलराइट अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए दर्शकों को। तो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अगर देखेंगे तो सन फार्मा खरीदारी करने की राय है। 955 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं सन फार्मा में। और जेएसडब्ल्यू स्टील आज यहाँ पर भी तेज़ी देखने की उम्मीद है। 725 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स हमें मिल रही हैं निर्मल बैंक की तरफ से। जैक्सन फार्मा, यहाँ पर भी ये फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 284 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 262 का। और इसके अलावा एसपीआईसी, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। टारगेट होगा 68 का, स्टॉप लॉस होगा 60 का। तो ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स हैं जहाँ पर कि आज आपको नज़र रखनी है। चलिए, ये तो बात हुई मार्केट की और उस पर रणनीति की, लेकिन खबरों के दम पर एक्शन कहाँ है ये भी समझ लेते हैं। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, सबसे पहले तो ये बताइए, आज आईटी पैक एक्शन में रह सकता है। एसएनचे की तरफ से गाइडेंस जारी हुई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि एसएनचे की तरफ से जो खबर आ रही है वो क्या है? देख सकते हैं जो दूसरे तिमाही के जो नतीजे आए हैं, गाइडेंस भी उसमें बेहतरीन है। आप देख सकते हैं आय में जो है लगभग 24% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। फिर आप ले लीजिए नए बुकिंग्स, उसमें 22% का उछाल देखने मिला। और जो कंसल्टेंसी बिजनेस है और आउटसोर्सिंग, इसमें भी एक अच्छी शानदार प्रदर्शन देखने मिली है। हालांकि एट्रिशन रेट ज़रूर बढ़ी है 17% से 18% तक अगर आप तिमाही दर तिमाही बेसिस पे देखें। लेकिन जो गाइडेंस की जो आंकड़े वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जहाँ पे FY22 के आय ग्रोथ को जो है
लगभग 19 से लेकर 22% से बढ़ा के 22 से लेकर 26% तक कर दी है। तीसरी तिमाही की आय में लगभग 22 से लेकर 26% का ग्रोथ का अनुमान है। अगर एक्सेंचर के जो ग्रोथ देखें तो यूरोप में जो है शानदार ग्रोथ देखने मिली है, ऑलमोस्ट 31% का ग्रोथ है। इसके अलावा जो है ग्रोथ मार्केट्स नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे भी जो है 30% की जो है एक एवरेज जो है 25 to 30% का ग्रोथ देखने मिला है। और ये जो रूस और यूक्रेन के युद्ध से भी ज़रूर थोड़ी चिंतित है, थोड़ी सी स्टेटमेंट ज़रूर आई है। लेकिन जो अहम बात है, जो एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों इम्पैक्ट इंडियन IT स्टॉक्स को करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नतीजे और गाइडेंस के कारण IT शेयर में जो है एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और याद रखिए जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियाँ हैं उसमें लगभग 75 कंपनीज़ की जो है वो क्लाइंट रखती है एक्सेंचर। और आप देख सकते हैं कि आप कंपनी के कुल 7 लाख कर्मचारी जो हैं, जो करीब 2.5 लाख भारत में हैं। और भारतीय IT शेयर्स के भी आप देख सकते हैं प्रदर्शन की आप पिछले 1 महीने में ज़रूर थोड़ी सी जो है दबाव देखने मिली IT स्टॉक्स में, ग्लोबल सेल ऑफ हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 1 साल के बेसिस पे जो है शानदार नतीजे आपके रिजल्ट्स में भी दिखे हैं और एक अच्छी मूवमेंट IT स्टॉक्स में भी देखी है। तो एक्सेंचर के ओवरऑल रिजल्ट्स जो है शानदार हुए हैं और IT स्टॉक्स में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो शानदार नंबर्स आए हैं एसेंचर के और जिस तरह से गाइडेंस भी निकल कर आई है कंपनी की तरफ से, उम्मीद कर रहे हैं कि आज इसका एक असर IT कंपनी में ज़रूर देखने को मिलेगा। IT कंपनी में आज तेज़ी की उम्मीद है क्योंकि ये ग्लोबल IT कंपनी है और जिस तरह के गाइडेंस वो देती है अक्सर हम देखते हैं कि इसका एक रिएक्शन IT कंपनियों में आज ज़रूर देखने को मिलता है। और उसके पहले भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेज़ी दिख रही है। हालांकि कुछ समय से थोड़ा करेक्शन ज़रूर आया था, लेकिन जिस तरह से अभी शायद आपको बता रहे थे पिछले 1 साल में प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। करीब करीब 45% तक के रिटर्न इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल आज एसेंचर का जो गाइडेंस आई है और नतीजे जो आए हैं उसका इम्पैक्ट ज़रूर इन IT कंपनियों में देखने को मिल सकता है। हम आपको बता दें FY22 की जो आय ग्रोथ गाइडेंस थी वो 19 से 22% थी, अब वो बढ़ा दिया गया है और अब वो 24 से 26% कर दिया है। तो आज इसका असर यहाँ पर कंपनियों में कुछ देखने को मिल सकता है। IT कंपनियों पर आज आप नज़र रखिए। चलिए और भी खबरों पर फोकस कर लेते हैं। शरद बताइए और कौन से कंपनी हैं जहाँ पर कि खबरों के दम पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, एक बड़ा लॉन्ग वीकेंड था तो खबरों जो वाले शेयर्स है इम्पैक्ट है, बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी वाले स्टॉक्स है। रिलायंस सबसे पहले फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो उनकी आर्म है रिलायंस रिटेल वेंचर्स, उन्होंने लगभग 89% स्टेक क्लोविया में खरीद लिया है। ये एक इनोवेटिव ब्रांड है। लगभग जो अगर डील साइज़ देखें तो 950 करोड़ का है और ये D2C स्पेस में जो है इनका 3rd डील है, जो आप जिवामे और अमांटे में भी एक्विजिशंस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल इनोवेटिव सेगमेंट में भी जो है मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है रिलायंस ओवरऑल। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। यहाँ पे ब्लूमबर्ग न्यूज़ का जो है रिपोर्ट आया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉइंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो देख सकते हैं सऊदी अरमको के साथ। हालांकि ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है मीटिंग्स हो सकते हैं और इसमें एक्विजिशन भी कर सकते हैं स्टेट की सोवरेन फंड में जो सऊदी अरमको के स्टेक में है। और स्टॉक में भी लग सकते हैं कि पिछले जो सेशन में लगभग 4% का जो है ग्रोथ देखने मिला। इसके अलावा JSPL फोकस में रहेगा और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि जो उनके मॉरिशस आर्म है उन्होंने $357 मिलियन का जो है एक टाइप से प्री पेमेंट कर दी अपनी डेट को लेकर और कंपनी बोल रही है कि वो नेट डेट फ्री हो जाएंगे वित्त साल 2023 में। ये बड़ा एक टाइप से अनाउंसमेंट कह सकते हैं। और ओवरसीज़ डेट जो है ऑलरेडी जो है इस आने वाले तिमाही में कम्प्लीटली पे ऑफ कर दिया जाएगा और वो उनके ऑस्ट्रेलिया नाम के लेके है। और आखिर में अगर नेट डेट के आंकड़े देखें तो हमने जब कैलकुलेट किया तब पीक लेवल्स पे ऑलमोस्ट 46,500 करोड़ था और जो सबसे रीसेंट क्वार्टर आया है यहाँ पे कंपनी का जो नेट डेट है लगभग 11,000 करोड़ के लेके है। तो कंपनी पे एक पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर देखने मिल सकता है। TCS में भी एक मैनेजमेंट का अपडेट आया है जहाँ पे वो रीअपॉइंट किया है बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को, जो कंपनी के MD और CEO अगले 5 साल में और बनने वाले। याद रखिए पहला टर्म वो सर्व कर चुके हैं और एक शानदार ग्रोथ कंपनी में रेवेन्यू वाइज और कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस में देखने मिली है। इसके अलावा गणपति सुब्रमण्यम को भी COO जो है मई 2024 तक जो है नियुक्त कर लिया गया है। इसके अलावा SBI रहेगा फोकस में। SBI यहाँ पे जो है 12 NPA अकाउंट्स को लाइन अप किए हैं और वो सेल करने वाले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। इसके कारण 820 करोड़ रुपए का एक इनफ्लो आएगा।
ये होगा आपका SBI के लिए। अब रुचि सोया भी फोकस में रहेगा। याद रखिए FPO आ रहा है 4,300 करोड़ का और एक प्राइस बैंड डिसाइड हुआ है 615 रुपये से लेकर 650 रुपये तक। अगर देखा जाए तो ये बहुत डिस्काउंट पे है, 35% का डिस्काउंट है आपका करंट मार्केट प्राइसेस, तो स्टॉक में एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। याद रखिए FPO शुरू होगा 24 मार्च से और ख़त्म होगा 28 मार्च पे, तो ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा। और आखिर में बात करूँगा ONGC का। यहाँ पे कंपनी ने कमीशन कर दी है एक ऑफशोर वाटर इंजेक्शन प्लेटफॉर्म अरेबियन सी में, तो ये जो है स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज दिन के ट्रेड में। ओके तो ढेर सारी खबरें हैं ओवर द वीकेंड, काफ़ी सारी खबरें आई हैं जहां पर कि एक एक करके शरद ने आपको बताया जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटी मार्केट का एक्शन पूरा हमने आपको बताया, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या करें ये भी समझ लेते हैं। और इस पर फोन लाइन के जरिए हमारे साथ रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। रवि गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे रणनीति समझेंगे, लेकिन एक बार ये भी जानना चाहेंगे कि सोने चांदी में क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव वहां पर भी देखने को मिल रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ और भी थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है? गुड मॉर्निंग। जरूर से सोने चांदी में लास्ट वीक में करीबन 3 to 4% का दोनों में एक करेक्टिव मूव था। उसका बेसिक रीजन है कि जब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है वो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव, क्योंकि जो पूरा पैसिव फ्लो है वो पूरा बॉन्ड मार्केट की ओर डाइवर्ट होता है एंड जो थोड़ा बहुत गोल्ड को वेटेज मिलता है उसमें थोड़ा कमी आने के आसार रहते हैं। तो जब तक ये बॉन्ड यील्ड 2 के ऊपर सस्टेन होगा यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा उछाल आपको गोल्ड में देखने को मिले। और जब तक 1950 के ऊपर फिर से स्टेबल नहीं होता इंटरनेशनल मार्केट में, तब तक एक रेस्टिव मोमेंटम देखा जाएगा। हालांकि आप इस लेवल पे सिल्वर में मुझे लग रहा है कि ड्यू टू दिस रिकवरी इन बेस मेटल, वहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आगे जाके दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर एक प्रीफर्ड पिक होगा। अगर डिप में मिलता है 67,400 के करीब तो एक बाय का मौका रहेगा। स्टॉप लॉस ऑफ 67,000 और अपर साइड 68,500 तक के टारगेट आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बीटा हाई है, तो इस हिसाब से पर्टिकुलर सिल्वर को प्रेफर करें, क्योंकि आगे जाके बेस मेटल्स में मैं फिर से एक अच्छी रिकवरी का उम्मीद कर रहा हूँ और इसका एक फायदा आपको सिल्वर को मिलता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, तो मेटल्स में फिर से एक रिकवरी आ सकती है, लेकिन सोने चांदी की बात करें तो चांदी एक प्रेफर्ड बेट लग रही है, तो वहां पर आप नजर रख सकते हैं। आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी बता दिए गए हैं। रवि, इसके अलावा आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ ट्रेड करना चाहिए? इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आज का टॉप बेट हो सकता है क्रूड, जिस हिसाब से फिर से रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन जो एस्केलेशन बढ़ा है, आई थिंक लग रहा है कि वहां पे शॉर्ट टर्म में कोई भी सुधार आने के उम्मीद लास्ट वीक में थी, अभी दिख नहीं रही। तो मुझे लग रहा है फिर से क्रूड में हाई लेवल पे अप्रोच होना चाहिए। फिर से आई थिंक जो लास्ट 2 वीक में थोड़ा करेक्शन था हाई लेवल से, तो ये वीक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का रह सकता है। तो आई थिंक क्रूड में बाय करें, 8,055 के टारगेट के लिए बाय करें, 7748 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और जब भी क्रूड एंड नेचुरल गैस मीन्स के टोटल एनर्जी सोर्सेस बढ़ते हैं तो इसका डायरेक्ट एडवांटेज बेस मेटल्स को मिलता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जिंक जैसी जो कमोडिटी है जिसमें स्प्लैटिंग में 35% तक का वेटेज एनर्जी कॉस्ट है। तो अगर एनर्जी कॉस्ट बढ़ता है तो यूरोपियन में काफी ऐसे प्रोड्यूसर्स है जो अंडर प्रेशर है, चाइना में काफी प्रोड्यूसर जो अंडर प्रेशर है। तो आगे जाके लग रहा है कि एल्यूमिनियम के जो उत्पादन है उसमें एक सिग्निफिकेंट गिरावट आ सकती है। तो एल्यूमिनियम में भी बाय किया जा सकता है 269 के करीब। 275.50 का एक टारगेट आपको इंट्राडे के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एंड 267 का स्टॉप लॉस है। तो एल्यूमिनियम एंड क्रूड दोनों एक ही थीम पे है, राइजिंग एनर्जी कॉस्ट। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिले। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रवि डिटेल में अपनी रणनीति बताने के लिए। तो एनर्जी प्राइसेस में जिस तरह से तेज़ी अब आना शुरू होगी वापस से, ग्लोबल टेंशन जो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है उसके चलते यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल में करेक्शन आने के बाद फिर से एक तेज़ी देखने की उम्मीद है। 8,055 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और इसके अलावा एल्यूमिनियम में भी खरीदारी करने की राय आज के लिए आपको दी जा रही है। तो चलिए